आज हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारत की राज व्यवस्था, सेकंड पेपर सेकंड ईयर क्लास का फर्स्ट चैप्टर भारत के संविधान की विशेषताओं पर क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत की प्रत्येक नागरिक को जन सहभागिता के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का और प्रतिनिधि बनाने का कैसे अधिकार देना है, हमारे संविधान निर्माताओं ने इन पहलुओं पर बहुत विस्तार से चर्चा की। भारत के संविधान के निर्माण में जो प्रस्तावना तैयार की गई कि हम भारत के लोग प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष गणराज्य की स्थापना करने जा रहे हैं, उसके पीछे मूल भाव हमारे संविधान निर्माताओं का यही था कि हम सब भारतीयों के हित में ही कार्य करने जा रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, और प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य है कि जो सरकार होगी वो आंतरिक और बाह्य रूप से निर्णय लेने में सक्षम होगी, स्वतंत्र होगी। समाजवादी से तात्पर्य है कि सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी को रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध हो और अधिकाधिक मात्रा में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के माध्यम से जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति का साथ दिया जाए। पंथ निरपेक्षता, क्योंकि भारत एक धर्मपरायण राष्ट्र है, राज्य किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन नहीं देगा, राज्य का अपना कोई धर्म विशेष नहीं होगा, बल्कि प्रत्येक वर्ग को अपने अपने धर्मों को आदर सम्मान देने का सुअवसर मिलेगा। सभी अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना वंदन कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे धर्म को हानि पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं। ऐसे में यदि हानि पहुंचाई जाती है तो हस्तक्षेप करने का अधिकार सरकार को होगा। गणराज्य से तात्पर्य है राष्ट्र का जो प्रमुख होगा वो वंशानुगत नहीं हो, जैसे राष्ट्रपति। उसे निर्वाचन की प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाए। निर्वाचन प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, इस पर परिचर्चा होकर अंततः निर्णय ये लिया गया कि निर्णायक मंडल के माध्यम से चुनाव संपन्न होगा और अप्रत्यक्ष निर्वाचन करवाया जाएगा। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में बहुत सोच विचार कर हर पहलू पर विस्तार से परिचर्चा करके प्रस्तावना को तैयार करके मूल भाव को प्रकट करते हुए भारतीय संविधान की विशेषताओं का निर्धारण किया गया। जैसे भारत का संविधान लिखित है, निर्मित है, व्यापक। 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः संविधान को लागू किया गया और लगभग 3 वर्षों में संविधान का निर्माण हुआ, जो इस बात का संकेत देता है कि ब्रिटिश सरकार से अधीनता से मुक्त होने के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात का निश्चय कर लिया था कि जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन स्थापित करने के लिए नागरिकों को मौलिक अधिकार और कर्तव्य परायण बनाना अनिवार्य है। मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता, शिक्षा, समानता, मतदान, धर्म, सभी अधिकारों को गिनाया गया और प्रयास ये किया गया जाति, भाषा, धर्म, लिंग, रंग कोई भी भेदभाव न हो। प्रत्येक नागरिक भारतीय नागरिक होने का अधिकार रखते हुए अपने हक से कर्तव्यपरायण होकर अपने दायित्वों की पूर्ति करें। जब
सरकार निर्माण की बात आई या प्रणालियों की बात आई कि कौन सी प्रणाली को अडॉप्ट किया जाए, संसदात्मक या अध्यक्षात्मक, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने संसदात्मक अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं की तुलना करते हुए अंततः संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया। उनका मानना था कि हम बहुत लंबे समय तक ब्रिटिश सरकार के अधीन रहे और जो शासन व्यवस्थाएं हमने देखी वो संसदात्मक शासन व्यवस्था का अनुभव हमें है। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था वह प्रणाली है जिसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। अर्थात व्यवस्थापिका में निम्न सदन में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री चुनकर मंत्रिमंडल में भेजा जाता है कार्यपालिका में, और प्रधानमंत्री द्वारा उसी दल में से अपने मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। मंत्रिमंडल के निर्माण के बाद कार्यपालिका में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी मंत्रियों को विभाग सौंपते हुए उन्हें दायित्व सौंप दिए जाते हैं। संसद के प्रति वे उत्तरदायी हैं। दो तरह की व्यवस्थापिका व्यवस्थापिका यानी दो अंग है व्यवस्थापिका के, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है तो राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। कार्यपालिका में दो प्रकार रखे गए, एक नाम मात्र का, एक वास्तविक। नाम मात्र का राष्ट्रपति जिसके नाम से सभी काम संपन्न होंगे, और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को रखा गया। फिर प्रश्न आता है तीसरा कि न्यायपालिका स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, सर्वोच्च हो। इस व्यवस्था में अमेरिकन संविधान के न्यायिक व्यवस्था को विश्लेषण किया गया और उसकी सर्वोच्चता के आधार पर ही हमने भी न्यायिक सर्वोच्चता को स्वीकार किया। यानी संविधान की सुरक्षा का दायित्व न्यायपालिका को दिया गया। यदि व्यवस्थापिका कार्यपालिका कोई ऐसा कानून बना देती है या जारी कर देती है जिसमें जनता का हित नहीं हो, तो न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से उस आदेश या उस प्रस्ताव को अवैध घोषित करने का अधिकार रखती है। इस तरह हमारे यहाँ न्यायपालिका को सर्वोच्चता दी गई। सरकार के तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों अंग अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पहला अंग जिसमें जनता के शासन को प्रतिनिधित्व करते हैं, दूसरा अंग नेतृत्व है, तीसरा अंग संविधान की सुरक्षा के लिए रखा गया। तत्पश्चात भारतीय संविधान निर्माताओं ने विशेषताओं में नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया। नीति निर्देशक तत्व संविधान राज्य सरकारों को यह निर्देश देता है कि इस प्रकार की नीतियां प्रतिपादित कीजिए कि अधिकाधिक मात्रा में जनता का कल्याण निहित हो। इसीलिए हम कहते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति का साथ देता है राज्य। कि नीति इस तरह की प्रतिपादित होती हैं, योजनाएं इस तरह की बनाई जाती हैं कि बहुत अधिक मात्रा में शिक्षा में, स्वास्थ्य में, अन्य सभी सुविधाएं राज्य सरकार के द्वारा जन नागरिकों के बीच में योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करने का प्रावधान किया जाता है। बाल्यावस्था में बच्चे फैक्ट्रियों में काम ना करें, श्रमिकों का काम ना करें, उन्हें शिक्षा दीक्षा अच्छे संस्कार मिलें, वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, उन्हें अच्छा रोजगार मिले,
ये सब व्यवस्थाएं लोक कल्याणकारी राज्यों के माध्यम से की जाती हैं। मौलिक अधिकार, जैसा कि हमने अभी पहले ही बताया कि नागरिकों को मौलिक अधिकारों के माध्यम से अधिकार दिए गए, क्योंकि मौलिक अधिकार एक ऐसा तथ्य है जो व्यक्तिवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है। व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए, व्यक्ति को शिक्षा चाहिए, व्यक्ति को स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, व्यक्ति को आत्म सम्मान चाहिए, व्यक्ति को आर्थिक सुविधाएं चाहिए, संसाधन चाहिए और बाह्य आक्रमण आंतरिक अव्यवस्था से सुरक्षा चाहिए। सब राज्य के माध्यम से नागरिकों को उपलब्ध कराया जाए। फिर प्रश्न आता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों के लिए भी परिचर्चा की और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व और पिछड़े हुए वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए हमारे संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिसे 8वें संवैधानिक संशोधन से प्रारंभ करके आज 95वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 2020 तक आरक्षण का प्रावधान है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े हुए वर्ग को प्रोत्साहन देने का कार्य संपन्न किया जाता है। ये प्रावधान, क्योंकि हमारे समाज में कुछ इस तरह की असमानता, अस्पृश्यता, छुआछूत, ये सब बातें जो देखने को मिलती हैं, उन्हें दूर करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर, जो हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उनके माध्यम से विशेष प्रावधान करके इस समाज को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया और समय समय पर संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से राज्य सरकारों ने भी इस बात पर विशेष ध्यान दिया। 8वां संवैधानिक संशोधन, 24वां, 45वां, 62वां, इस तरह से निरंतर संवैधानिक संशोधन होते रहे। अस्थायी प्रावधान को हर 10 साल के बाद बढ़ाया गया। साथ ही साथ संविधान की विशेषताओं में इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के समय एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था के स्वरूप पर चर्चा हुई कि भारत के संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण होने चाहिए, यानी राज्य सरकारों को अत्यधिक अधिकार हों और वो अच्छे से अपने कार्य क्षेत्र में लोगों के जनहित में कार्य करते रहें। तो केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों का बंटवारा किया गया, जिसे हम संघात्मक शासन रूप में पढ़ते हैं। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। लेकिन अंततः एक बात और भी ध्यान में लाई गई कि एकात्मक स्वरूप का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि राज्य सरकारें सत्ता के विकेंद्रीकरण का संकेत है और एकात्मक शासन सत्ता के केंद्रीकरण का संकेत है। और जब कभी राष्ट्र पर बाह्य आक्रमण की आशंका हो या आंतरिक अव्यवस्था की कहीं आशंका हो, तो एकात्मक शासन व्यवस्था के स्वरूप को भी धारण करने का अधिकार दिया गया। साथ ही साथ राज्यपाल के पद की भी स्थापना की गई, गवर्नर के पद की, कि गवर्नर के पद पे उसे निर्वाचित किया जाए या मनोनीत किया जाए, ये चर्चा भी हुई। तो राज्यपाल का पद हमारे यहाँ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में मनोनीत पद पे रखा गया। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को मनोनीत किया जाता है। राज्यपाल राज्य में सर्वोच्च पद पर है, राष्ट्रपति राष्ट्र में सर्वोच्च पद पर। राज्यपाल राज्य सरकारों के निर्माण में, जैसे बहुमत दल का नेता
मुख्यमंत्री बनता है तो उसे पद ग्रहण करवाना ये राज्यपाल के दायित्व में आता है। विवेकाधिकार का प्रयोग भी करने का अधिकार उसको दिया गया और साथ ही साथ राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में स्थापित होकर राज्य की स्थिति के बारे में राष्ट्रपति को अवगत करवाने का अधिकार भी रखेगा। उसे मध्यस्थता के रूप में भी कार्य करने का दायित्व सौंपा गया। राष्ट्रपति को संकटकालीन शक्तियां सौंपी गई। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 के माध्यम से राष्ट्रपति को संकटकालीन शक्तियां सौंपते समय हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात पर परिचर्चा की और अंततः इस निर्णय को अपनाया गया कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की मंत्रणा और परामर्श के बाद ही राष्ट्रपति अपनी आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। हमारे संविधान में राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, स्थानीय स्वशासन व्यवस्थाएं हैं। इसके लिए स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान भी किया गया। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनावों की व्यवस्था में समयावधि का निर्धारण, अधिसूचना जारी करना, निष्पक्ष चुनाव करवाना, चुनाव परिणामों के बाद सरकारों का गठन, ये सब तिथियों का निर्धारण करना, इसके लिए स्वतंत्र सर्वोच्च चुनाव आयोग का गठन अति आवश्यक माना गया। ये भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल बिंदु हैं ताकि भारत में, क्योंकि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न हो और प्रत्येक भारत के नागरिक को अपने अधिकारों का प्रयोग करने का सुअवसर मिले, तो 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए सरकारों का गठन और उस अवधि के पूर्ण होने से पहले समस्त चुनावों का सह संचालन हो जाए, इन सब व्यवस्थाओं का दायित्व चुनाव आयोग को देखना पड़ता है। इस तरह आज हमने भारतीय संविधान की उन मूल बिंदुओं पर चर्चा की जिसमें संविधान की विशेषताएं, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का पद, सरकार के अंग, राज्यपाल का मनोनयन, अनेक ऐसे पहलू हैं जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के सुचारू संचालन में अति आवश्यक। इसके साथ साथ हमारा संविधान राष्ट्रीय एकीकरण पर बल देने के लिए भी अनेक पहलुओं पर बल देता है, जैसे राष्ट्र की भाषा, राष्ट्र का चिन्ह, राष्ट्र का गान। हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित करने के लिए हमारे संविधान ने एक वैकल्पिक प्रस्ताव रखा कि अंग्रेजी भाषा के साथ साथ प्रारंभ के 15 सालों में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी चलन रहेगा। ये अस्थायी प्रावधान था, लेकिन आज की स्थिति में भी अंग्रेजी में और हिंदी में, दोनों में ही हमारी राज्य व्यवस्थाओं में कार्य संचालन हो रहा है। एक चिन्ह है, एक ध्वज, एक राष्ट्रगान, ये राष्ट्र के एकीकरण के सहायक तत्व हैं। इसी तरह से इकहरी नागरिकता कि वह भारत का नागरिक हो, वह पागल कोड़ी दिवालिया ना हो, वह किसी लाभ के पद पर विराजमान ना हो, यदि हो तो वह अपने पद से त्यागपत्र दे दे, अर्थात 25 वर्ष की आयु प्राप्त नागरिक को लोकसभा चुनाव के लिए
या राज्य विधानसभाओं के चुनाव के लिए सही योग्यता के लिए उपयुक्त माना गया। इसी तरह 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार भी प्रदान किया गया। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किसी भी तरह असमानता, अज्ञानता, अशिक्षा या भारतीय समाज की विभिन्न वर्गों में किसी तरह का मतभेद ना हो, इसके लिए पूर्ण एकीकरण भाव से काम किया जाए, इस बात पर